तो हम लोग आज पढ़ेंगे एसिड कांस्टेंट और आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर पॉलीप्रोटिक एसिड। ठीक है, पॉलीप्रोटिक एसिड। एसिड कांस्टेंट और आयनाइजेशन कांस्टेंट कल जो हम लोग पढ़ाए थे, आयनाइजेशन कांस्टेंट के ए वो हो गया एसिड कांस्टेंट, और के भी पढ़ाए थे वो हो गया बेस कांस्टेंट। ठीक है ना। तो बेस के लिए जो आयनाइजेशन कांस्टेंट होता है उसको हम लोग बेस कांस्टेंट बोलते हैं। एसिड के लिए जो आयनाइजेशन कांस्टेंट होता है उसको हम लोग एसिड कांस्टेंट होता है। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या डिफरेंट चीज़ है। ठीक है हाँ। तो पॉलीप्रोटिक एसिड का मतलब क्या है? कल जो हम लोग एग्जाम्पल लिए थे उसमें एक ही H+ आयन आया था ना, एक मॉलिक्यूल में एक ही H+ आयन आया था। हाँ, अब वैसा एसिड जिसमें कि जिसके वन मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा H+ आयन आएगा उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीप्रोटिक एसिड। ठीक है, पॉली जैसे H2SO4 पॉलीप्रोटिक हो गया है ना। HNO3 मोनोप्रोटिक एसिड हुआ, एक ही है। HCl उसमें एक ही H+ आयन है, वो भी मोनोप्रोटिक हो गया। ठीक है। फॉस्फोरिक एसिड है ना, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है फॉस्फोरिक एसिड। हम लोग लेते हैं H3PO4, ये हुआ पॉलीप्रोटिक एसिड। H3PO4 ये है पॉलीप्रोटिक एसिड क्योंकि इसमें 3H+ आयन। और एसिड का ये आदत होता है कि उसके पास जितना H+ आयन है एक बार में वो फर्निश नहीं करता है, एक बार में वो फर्निश नहीं करता है, एक से ज़्यादा बार में फर्निश होता है। ठीक है ना, आया बात समझ में? तो देखा है ये एक ही H+ आयन देगा ये। ठीक है, इसको जब हम वाटर में डालेंगे तो या तो प्लस H2O लिख दो या बगल में एक Q लिख दो। आप देखिए है ना, तो ये सबसे पहले एक H+ आयन देगा हाँ? और बचेगा क्या? H2PO4 माइनस एक H+ आयन निकला है ना। इस एक H+ आयन को हम लोग क्या लिख सकते हैं? H3O+। यहाँ एक Q लिखा हुआ है ना, मतलब वाटर में हम दे दिए, हम इसको क्या लिख सकते हैं? H3O+। या तो H+ लिखे या H+ के बदले हम लोग लिख सकते हैं H3O+। हाइड्रोनियम है, दोनों में से कोई एक चीज लिख सकते हैं, या तो H+ लिखें या H3O+ लिखें। H2 उसमें जुड़ गया है। हाँ, H2O जुड़ गया, कल ही बताया था ना। H2O पर अटैच हो जाए, H+ अकेले रहता नहीं है। जब एसिड का डेफिनेशन बताया तो उसमें बताया था ना कि H+ अकेले रहता नहीं है, वो H2O के ऊपर अटैक कर देता है। क्यों अटैक कर देता है ये भी बताए थे, नो रिवीजन है तो हाँ, यही बाद में बोलेगा अब क्या करें, एग्जाम के समय चाहेगा एक सप्ताह में पढ़ के विद्वान बन जाए तो होगा हाँ? तो अभी जो हम इसका एसिड कांस्टेंट निकालेंगे तो हम उसको बोलेंगे Ka1। ठीक है ना, Ka हो गया एसिड कांस्टेंट। एसिड कांस्टेंट में खाली प्रोडक्ट को लिखते हैं, वाटर को नहीं लिखते हैं, इसको लिखेंगे। ठीक है, तो या तो H+ लिखो या H3O+ लिखो हाँ? और ये हो गया H2PO4 माइनस और हो गया H3PO4। यही हुआ ना एसिड कांस्टेंट, पहला हाइड्रोजन आयन के लिए हुआ। प्रैक्टिकली देखोगे, प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली कि Ka1 जो है ये है 7.5 इंटू 10⁻⁻3। ये तो प्रैक्टिकली डिटरमाइन किया जाता है ना, Ka1 का वैल्यू इतना आता है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट से है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, याद रखना। उसके बाद फिर सेकंड ये अब ब्रेक होगा सेकंड स्टेप में, H2PO4 अब ये ब्रेक होगा, फिर से एक H+ आयन निकलेगा, या लिखो H3O+ आयन, दोनों में से कोई एक ही लिखना है, नहीं कि दोनों लिखते, इनको समझाने के लिए लिखना है। ठीक है,
फिर एक H घट जाएगा, अब एक H बचेगा, H PO4 2 माइनस 2 नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि 2 पॉजिटिव चार्ज अभी तक निकल चुका, एक पॉजिटिव निकला तो एक नेगेटिव आया, दूसरा पॉजिटिव यहाँ निकला, दूसरा नेगेटिव भी आ गया। ठीक है, फिर इसका भी हम एसिड कांस्टेंट निकालेंगे, इसको लिखेंगे कि A2 फर्स्ट एसिड कांस्टेंट, सेकंड एसिड कांस्टेंट, ये हो गया H3O प्लस HPO4 2 माइनस, ठीक है ना, क्लियर। उसके बाद ये फिर ब्रेक होगा, HPO4 2 माइनस, पीरियड जो है इक्विलिब्रियम में आएगा, फिर यहाँ H प्लस निकला या H3O प्लस, सब जगह एक क्यू लिख देता है, AQ, ठीक है। हो जाएगा H प्लस PO4, तीसरा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो एक एक करके तीनों ही हाइड्रोजन निकल गया। यहाँ पर देखो आगे फॉर्मूला लिख के छोड़ दिया, H2PO4, ठीक है। इसका एक्सपेरिमेंटली जो वैल्यू आता है वो 6.2 इंटू 10 टू द पावर -8, ठीक है। अब इसका निकालेंगे, KA3 आएगा, इसका निकलेगा ना, KA3 थर्ड एसिड कांस्टेंट, प्रोडक्ट साइड का लिखेंगे पहले, HPO4, ठीक है। ये होगा थर्ड एसिड कांस्टेंट। इसका भी वैल्यू कितना आता है 4.2 इंटू 10 टू द पावर -30, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट आयनाइजेशन कांस्टेंट, हाँ, फर्स्ट आयनाइजेशन कांस्टेंट, फर्स्ट X प्लस आयन रिमूव हुआ, सेकेंड आयनाइजेशन कांस्टेंट, और ये हो गया थर्ड आयनाइजेशन कांस्टेंट, ठीक है। अब तीनों का जो है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू भी लिख दिया है, उससे तुमको क्या कुछ पता चल रहा है, हाँ, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना, हाँ। इसका मतलब क्या होगा, ये आयनाइजेशन सबसे आसानी से होगा। इसके बाद जब सेकेंड H प्लस रिमूव होगा डिफिकल्टी होगी, हाँ। थर्ड H प्लस जब हम रिमूव करेंगे स्टिल मोर डिफिकल्टी होगी। मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड ये है, उससे थोड़ा वीक एसिड ये हो गया, इससे भी वीक एसिड ये हो गया। अगर इस तीनों का एसिडिक स्ट्रेंथ देखेंगे तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, H3PO4, इससे वीक एसिड ये हो जाएगा, इससे भी वीक एसिड ये हो जाएगा। एसिड बताया था ना, एसिड कांस्टेंट डिसाइड करता है कि कौन कम है कौन ज्यादा है। एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिड कांस्टेंट। यहाँ देखो एसिड कांस्टेंट है 7.5 10 टू द पावर -3 है ना, और यहाँ 10 टू द पावर -8 हो गया, तो घट गया ना। यहाँ जो भी नंबर, यहाँ 10 टू द पावर -8 से मल्टीप्लाई हो गया, तो घट गया ना। और यहाँ देखो 10 टू द पावर -13 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो और कम हो गया। माइनस पावर जितना पर ज्यादा होता है वो वैल्यू उतना कम होता है। आई बात समझ में? माइनस पावर 10 के ऊपर जितना ज्यादा होगा वो उतना कम होगा वैल्यू ना, तो सबसे स्मॉल वैल्यू यही होगा ना।
यानी सबसे कम एसिड कांस्टेंट कौन है? थर्ड। यानी सबसे वीक एसिड ये हुआ और सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड ये हुआ, है ना। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, Ka1 का वैल्यू सबसे ज्यादा है, ठीक है। Ka2 का वैल्यू Ka3 से ज्यादा है। देखते क्या पोजीशन है, ठीक है। अब इसमें समझने की जरूरत है कि एसिड कांस्टेंट घटते क्यों गया, एसिड कांस्टेंट घटते क्यों गया। तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड ये क्यों हुआ, क्योंकि ये तो न्यूट्रल है, न्यूट्रल है ना, इसे H+ आयन रिमूव करना आसान है क्योंकि न्यूट्रल है, हाँ। लेकिन अब ये तो नेगेटिव चार्ज एक आ गया, किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो और उससे हम पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करना कितना डिफिकल्ट है, हाँ। ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है और उससे पॉजिटिव चार्ज को अगर हम हटाएंगे क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन होगा कि नहीं, तो डिफिकल्ट होगा कि नहीं। इसलिए सेकंड स्टेप में जब हम यहाँ पर H+ को रिमूव कर रहे हैं तो ऑलरेडी इस पर एक नेगेटिव चार्ज है और H+ को रिमूव करेंगे तो डिफिकल्ट हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर, उससे पॉजिटिव चार्ज को हटा रहे हैं, ठीक है। आगे आवाज समझ में, तो इसीलिए जो है एसिड कांस्टेंट कम हो गया क्योंकि H+ आयन रिलीज कराना डिफिकल्ट हो गया, ठीक है। अब इसमें दो नेगेटिव चार्ज है और उससे एक पॉजिटिव चार्ज को हटाना है, H+ आयन को। दो नेगेटिव चार्ज है और उससे एक पॉजिटिव चार्ज को हटाना है, H+ आयन को हटाना है, तो और ज्यादा डिफिकल्टी हो गया। दो नेगेटिव एक पॉजिटिव को कितना स्ट्रांगली पुल करेगा, खींचेगा अपनी तरफ, अट्रैक्ट करेगा, तो स्टिल मोर डिफिकल्ट हो गया। तो H+ आयन का रिलीज, प्रोटॉन का रिलीज जितना डिफिकल्ट होता है उतना वीक होता है एसिड, तो सबसे डिफिकल्ट हो गया H+ आयन को यहाँ रिमूव करना, इसलिए समझ गए, सबसे वीक एसिड यही हुआ और सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड ये हुआ, क्योंकि सबसे आसानी से H+ आयन रिमूव हुआ, उससे डिफिकल्टी हो गया H+ आयन रिमूव करना यहाँ पर, और उससे भी डिफिकल्ट हो गया H+ आयन रिमूव करना यहाँ पर, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर गया, ठीक है। और उसी हिसाब से जो है एसिड कांस्टेंट भी डिक्रीज कर गया। समझ में आ गया, हाँ, क्लियर। ठीक है, अब हम लोग बेस कांस्टेंट और आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर पॉलीहाइड्रोक्सी बेस, मतलब ऐसा बेस जिसमें एक से ज़्यादा OH- है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीहाइड्रोक्सी बेस। जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड में एग्जाम्पल हो गया फेरिक हाइड्रोक्सी, फेरिक हाइड्रोक्साइड हुआ ना, FeOH3, ठीक है। हालांकि ये बहुत लेस सॉल्युबल है, सॉल्युबिलिटी कम है, लेकिन जितना भी सॉल्युबिलिटी है इक्विलिब्रियम तो अचीव करता ही है ना, हाँ, वीक बेस है ये सब। तो इसमें तीन है, जैसे एसिड में हुआ वैसे ही बेस में होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, FeOH होल टू और एक OH- रिलीज हुआ, इस पर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, ठीक है, हाँ। तो इसका हम क्या निकालेंगे, फर्स्ट बेस कांस्टेंट FeOH, ठीक है। ये भी एक क्यूब है ना, वाटर में डाले हैं तब नहीं सब हुआ है, ठीक है। फर्स्ट एसिड कांस्टेंट, फर्स्ट बेस कांस्टेंट हुआ, उसके बाद होगा फिर सेकंड आयनाइजेशन होगा, FeOH होल टू माइनस, इसका भी आयनाइजेशन फिर होगा, तो इस बार होगा FeOH, इस पर हो जाएगा प्लस, तो इस पर हो जाएगा, इस बार एक और OH हटेगा तो दो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड बेस कांस्टेंट निकालेंगे,
3OH टू, ठीक है। उसके बाद फिर KB2 हो गया, ठीक है। फिर तीसरा होगा FeOH 2+ है। फिर इसका आयनाइजेशन होगा। बस याद ये रखना है कि कहीं कोई भी जो H+ आयन रिलीज करे या OH- आयन रिलीज करे एक बार में रिलीज नहीं करता है। जितना रहता है ना एक एक करके अलग अलग स्टेप में रिलीज करता है। तो हर स्टेप के लिए एसिड कांस्टेंट या बेस कांस्टेंट निकलेगा, ठीक है ना। तो फिर रिएक्शन एक स्टेप बाय स्टेप होता है और जितना स्टेप है सब एलिमेंट्री रिएक्शन। एवरी स्टेप जो गया एलिमेंट्री रिएक्शन, और सारे रिएक्शन को एक साथ जोड़ करके लिखते हैं हम लोग का तो आदत वही है ना, एक ही बार में सब लिख देते हैं। वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है जो हम लोग लिखते हैं कि आदत है एक ही लाइन में लिख देते हैं। होता क्या है, स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन होता है, और स्टेप बाय स्टेप जब रिएक्शन को मेंशन करते रहते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो सब एलिमेंट्री रिएक्शन। समझ गया था, ये सब हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शन लिखते हैं। हाँ एक ही OH लिखा है, एक OH यहाँ, एक OH यहाँ, एक OH यहाँ, ठीक है। ये 3 स्टेप हो गया। इसका भी निकलेगा KB3, ठीक है। Fe3+, ठीक है। और नीचे हो जाएगा FeOH, ठीक है। इसको भी जब इसका प्रैक्टिकल वैल्यू देखोगे ना तो तुमको पता चलेगा कि सबसे ज्यादा जो है KB1 है। ये मिलेगा तुम जब एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करोगे KB1, KB2 और KB3 को, तो तुमको पता चलेगा KB3 सबसे कम है, KB1 सबसे ज्यादा है। इसका मतलब सबसे ज्यादा बेसिक ये है और सबसे कम बेसिक ये है। ये स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, है ना। स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ, स्ट्रॉन्ग तो है ही नहीं, वीक बेस है। वीक में ही है सबसे स्ट्रॉन्ग हुआ, है ना। सबसे ज्यादा बेसिक ये हुआ, सबसे कम बेसिक ये हुआ। तो स्ट्रॉन्ग बेस है ही नहीं, तो सबका सब वीक बेस ही है। समझ गए? आया बात समझ में? हाँ। और एक चीज ऑब्जर्व करोगे, ये पहले भी पढ़ा चुके हैं, अगर ये तीनों रिएक्शन को हम ओवरऑल एक रिएक्शन, तो ओवरऑल अगर एक रिएक्शन लिखेंगे क्या लिखेंगे, FeOH होल 3। अगर ओवरऑल रिएक्शन एक ही में तीनों रिएक्शन को ऐड कर दोगे, ठीक है ना, तो तुम्हारे पास क्या आएगा मालूम है, Fe3+ एंड 3OH। 3 रिएक्शन लिखे हैं ना, इसको इसको और इसको तीनों को ऐड करो, ये आएगा। तीनों को तुम ऐड करो, ये आएगा। ये रिएक्शन है ना, फिर इस ये रिएक्शन है ना, फिर ये रिएक्शन है, तीनों को ऐड करो। तीनों रिएक्शन को ऐड करो, फाइनली ये मिलेगा तुमको, ठीक है। इसका भी एसिड कांस्टेंट निकलेगा ना, हाँ। ये ओवरऑल एसिड कांस्टेंट ये आएगा तुम्हारा Fe3+ OH होल 3 अपॉन FeOH होल 3। हाँ बेस, ठीक है। अब यहाँ भी KB का वैल्यू निकलेगा ओवरऑल, पढ़ा चुके हैं इसे, फिर हम रिवीजन दे रहे हैं। तो देखोगे कि KB का जो वैल्यू होगा इस तीनों के मल्टीप्लाई के बराबर होगा, तीनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। समझ में आई बात? हाँ, तीनों जो अलग अलग आया ना, तीनों स्टेप में जो आया एसिड बेस कांस्टेंट, तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ओवरऑल बेस कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग प्रीवियस एग्जांपल में हम लोग एसिड के लिए निकाले थे ना, तो वहां पर भी अगर क्या एग्जांपल लिए थे, एग्जांपल लिए थे सर
H3PO4 H3PO4 लिए थे ना, तो H3PO4 का एग्जाम्पल लिए थे एसिड के केस में। तो जाके देखो वहाँ ड्राई तो नहीं हो गया, हो गया सर, बंद करो, ड्राई हो गया, ड्राई बंद करो और दे दो उसको, क्रिस्टलाइजेशन में डाल दो, एकदम आराम से डालना। ठीक है, H3PO4 जब ये एनालाइज करेगा तो ओवरऑल रिएक्शन ये होगा। 3 रिएक्शन लिखाए थे ना इसमें, हर स्टेप में एक एक रिएक्शन लिखाए थे ना, हाँ? तीनों स्टेप को जब ऐड करोगे तो ओवरऑल रिएक्शन यही आएगा, समझ गए? तो इस स्टेप का भी तो निकलेगा ना, एसिड कांस्टेंट Ka आएगा, ठीक है? ये आएगा। तो फिर देखोगे कि Ka जो है ना, Ka1 इंटू Ka2 टू Ka3, यानी स्टेप बाय स्टेप जितना भी रिएक्शन होगा, सारे स्टेप के एसिड कांस्टेंट को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ओवरऑल एसिड कांस्टेंट के बराबर होता है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? क्लियर ना?